चलिए बेटे, once again very good morning. So we have started in the last lecture we have started our expenditure method to measure national income. As per this expenditure method, we have to assess the final expenditure incurred on the gross domestic product at market price which has been produced in the country. I repeat, according to this method, we have to firstly assess, we have to estimate all the final expenditures which are incurred matlab spent on the GDP of the country, GDP at market price. Okay? Later on, in order to get national income, further additions, subtractions are made. That we do later. So firstly, most important thing in this method is firstly we have to assess GDP at market price. Then we just started that various components are there. On that day, I was showing you another slide. मतलब दोनों का एक ही है. Then I prepared again, no problem. Now components of final expenditure, out of these four we have discussed in detail the first two. Quickly recall कर लेते हैं. Private final consumption expenditure का मतलब expenditure incurred by private households and private non-profit organizations serving household. जो हाउसहोल्ड को सर्व करती हैं, मतलब सोसाइटी में आम लोगों को सर्व करती हैं, ऐसी नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय बोथ ऑफ देम ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, जो कंजम्पशन वाली गुड्स हैं, जो रूटीन लाइफ में काम में आती है, मतलब जिनसे प्रोडक्शन नहीं की जाती बट अदरवाइज दे आर यूज्ड, सो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर कम्स अंडर दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दो चीज़ों का एक्सपेंडिचर लेना है इसमें. लेट अस रिकॉल, एक प्राइवेट हाउसहोल्ड के लोग प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दोनों को ऐड करना है. Then secondly, there was government final consumption expenditure. तो इसमें I told you government has two types of roles to play. यहाँ पर हमने लेना है government का role only as a consumer. ठीक है, अभी government भी बहुत सारा सामान मार्केट से परचेज करती है. सारा कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है तो एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट. इट इज नॉट लाइक दैट. मेनी थिंग्स आर देयर विच आर परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट. जैसे हम लोग परचेज करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी बाजार से, मार्केट से, ओपन मार्केट से ऐसे ही परचेज करते हैं. ठीक, तो उनका जो भी एक्सपेंडिचर है तो वो दैट इज नोन एज, नीचे आप देखो बुक में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बिकॉज वो जो गवर्नमेंट परचेज करती है उसका पर्पस आम लोगों की वेलफेयर करना है. ठीक है, एंड पर्पस जो है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो वो गवर्नमेंट कोई अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करते हैं. दैट इज वाई द वर्ड इज रिटन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक तो ये, प्लस उसमें करना है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट. मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, सेक्टर्स में जो भी लोग काम करते हैं, बेटे इट वुड बी बेटर इफ यू कीप योर वीडियोज ऑन. अकेले बोलना भी बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, बच्चे दिखे तो दैट्स बेटर, है ना. कुछ लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है. यस, तो केतन एंड हिमानी ऑल्सो. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज. जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं, किसी भी सरकार के डिपार्टमेंट में, उनको जो भी सैलरी दी जाती है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कौन पे करता है? गवर्नमेंट. तो वो खर्च भी लेना है. एक तो जो गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट से सामान परचेज किया कंजम्पशन पर्पज से, वो उसका खर्चा, प्लस जो लोगों को सैलरी दे रहे हैं उसका खर्चा, प्लस ऐसे ही जो गवर्नमेंट की जो एम्बेसीज है या कॉन्सुलेट, या सिंपल वर्ड्स में आप रखो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज अब्रॉड हैं इन अदर कंट्रीज, वहाँ पर जो भी उनको कंजम्पशन के लिए सामान चाहिए अपने ऑफिसेज के लिए, वट एवर दे रिक्वायर एंड दे बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, वहाँ की जो भी लोकल मार्केट होती होगी वहाँ से परचेज करते हैं, उसको नहीं लेना है. पर जो हमारा उसको लेना है, सॉरी, उसको लेना है हमने, दैट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. एंड ऐसे ही जो सेल करते हैं हम लोग, सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, मतलब जो सामान गवर्नमेंट बना के दूसरे लोगों को बेच रही है उसको माइनस करना है. सेल का मतलब दूसरे कंट्रीज के लोगों को बेच रहे हैं, उसको माइनस करना है. जो अपनी गवर्नमेंट के ऑफिसेज ने बाहर के कंट्रीज में से परचेज किया है उसको ऐड करना है. दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है. दोनों को सेपरेटली लेने की बजाय वी कैन जस्ट कैलकुलेट देयर डिफरेंस. ठीक है, तो ये सीधा आ जाता है हमारा. तीनों चारों चीज़ों को ऐड कर दें, देन वी कम टू नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. घबराने वाली बात नहीं है, नहीं भी याद होता नो प्रॉब्लम.
जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ओनली दिस थिंग इज गिवन, ये वैल्यू डायरेक्ट दी होती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अच्छा उसके बाद नाउ यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब दैट थिंग या कैपिटल फॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट, और सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट लेसन में हमने क्या किया था, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन दैट वाज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक साल में कितना एडिशन कर रहे हैं अपनी मशीनरी में, अपनी इक्विपमेंट में, जो भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक है इन एनी फॉर्म, उसमें जो भी एडिशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और उसी को क्या देते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक वर्ड का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। अब यहाँ पर हम इंडिया बार बार आ जाता है तो इंडिया की बात करते हैं, अदरवाइज जो भी कंट्री है उसकी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, अच्छा ग्रॉस का मतलब कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट। अच्छा अब क्या बन गया है मतलब इसका, it means as is given in the book, it means या refers to addition to capital stock of the country, मतलब जितने भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, those who are the producers, firms जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, those producing units, whatever money they spend on the purchase of क्या है, इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे पहले दो में हमने क्या किया, कंजम्पशन वाली गुड्स के ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ वट एवर मनी इज स्पेंट बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑन द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी हो गई, जो आगे प्रोडक्शन में विच आर हेल्पफुल। ठीक, जो कुछ भी सामान हमें आगे प्रोडक्शन में हेल्प करता है दैट comes in the category of investment, right? तो whatever amount is spent by all the producing units within the domestic territory on investment goods, that expenditure is called gross domestic capital formation. ठीक, अब इसके आगे फिर दो पार्ट्स होते हैं, you can please see in the book, let me show the another slide, yes, ये मैंने यहाँ लिख दिया पिछली स्लाइड में। नाउ ये ग्रॉस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इज नॉट डिनोटेड बाय सी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, जब कैपिटल लिखना हो ऑल्दो हम वर्ड्स में लिखते हैं तो CAPITALE लिखते हैं, बट यहाँ पर डिनोशन के लिए के इज यूज्ड, के अल्फाबेट। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अब देखिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रॉडली टू पार्ट्स, you can mark in your book. First is gross domestic capital formation. Now in your book only this word is written, these words are written, gross fixed capital formation, है ना। तो आप fixed से पहले ये word add करिए, gross domestic, domestic word नहीं वहाँ दिया हुआ है, you please write from your own side. नंबर 1 है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, अपनी तरफ से लिखिए तो बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, ये नंबर 1 है। फिर इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, वो बाद में करते हैं। प्लस जो नंबर 2 है ब्रॉडली, जो इसका सेकंड पार्ट है, यू प्लीज सी अंडरलाइन दैट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बुक में दिया हुआ है वर्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक्स, वन एंड द सेम थिंग, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक्स। ठीक है, जो चेंज होता है दैट इज शोन बाय, जब हम जल्दी में होते हैं न्यूमेरिकली दिखाना हो तो ये डेल्टा वर्ड यूज कर लेते हैं। डेल्टा है तो ये मैथमेटिकली तो ये ट्रायंगल वाली शेप है, बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में दिस साइन स्टैंड्स फॉर डेल्टा, दैट मीन्स चेंज, तो ऐसे भी लिखो तो इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक्स। ठीक, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है दैट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आई रिपीट, this gross domestic capital fixed capital formation term means the expenditure which is incurred on the purchase of fixed assets of production. ठीक है जी, अब fixed assets कौन से होते हैं, let us recall last year भी हमने किया था, fixed assets are those assets which cannot be changed very easily, which cannot be replaced very easily, those which are very expensive and it is difficult to change them so early, बार बार उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वंस दे आर फिक्स्ड दे रिमेन फिक्स्ड देयर फॉर ईयर्स एंड वी हैव टू यूज देम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो या मैं जहाँ पे रह रही हूँ, घर है हम सब लोगों का, तो हर दूसरे चौथे दिन घर नहीं बदल देते,
कि आज मैं ये वाला घर है, कल मैं वो वाले घर में रहूँगा, तो तीसरे दिन मैं किसी और घर में, ऐसे नहीं करते। जहाँ है वहाँ कितनी 2-2 3-3 जनरेशन से वहीं रह रहते हैं, है ना, फिक्स्ड एसेट है। ऐसे ही कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो जहाँ पर फैक्ट्री लगाई है, जेसीटी मिल है, पता नहीं 19, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो 1948 पता नहीं 49 ऑनवर्ड्स ये वहाँ पे है। आई मे बी रॉन्ग, बट अंदाजे से मैं कह रही हूँ। तो ये इतने साल देख लो, कितने साल हो गए हैं। अगर हम 1950 भी मान लें तो देखो 71 ईयर्स के आसपास का टाइम है, बिल्डिंग वही की वही है। तो इसका मतलब वो फैक्ट्री की बिल्डिंग को नहीं बदला जा सकता। शुगर मिल है आपके फगवाड़ा में, तो शुगर मिल की बिल्डिंग को रोज रोज नहीं बदला जा सकता, ठीक है। आपका घर है, रोज रोज नहीं बदला जा सकता। ऐसे ही जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट की हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट दफ्तर है, ऑफिस है, उनको भी रोज रोज वो बिल्डिंग्स को बदला नहीं जाता कि आज प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, प्रेसिडेंट हाउस आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। जो बिल्डिंग जहाँ है वहीं की वहीं रहती है। इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं यहाँ पर हमने लेना है। आगे देखो आप, 3 सब कैटेगरीज दी हुई हैं जो भी मैंने बताई। एक दिया है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब एक फैक्ट्री की बिल्डिंग, 3 चीज़ों को लेना बेटे, सीधा सीधा तरीका, इजी टू लर्न। एक लेना है प्रोडक्शन वाले, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फर्म्स को ले लेना है, उनकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक जो हम आम लोग हैं, हाउस होल्ड, उनकी जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। रेजिडेंशियल क्या होता है? जहाँ पर हमारे घर हैं, रेजिडेंस बोलते हैं ना, तो घर हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तीसरा हमने ले लेना है सरकार को, गवर्नमेंट को, तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, वो फिक्स्ड लेने हैं। तो जो फर्स्ट वन है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, जहाँ जहाँ भी दे हैव बिल्ट देयर बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वो आ जाएंगे इसमें। वो फिक्स्ड एसेट है, फैक्ट्री की बिल्डिंग या प्लांट भी बोल देते हैं उसको। प्लस उसमें जो मशीनरी लगाई गई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव मशीनरी, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी चेंज्ड वेरी ईजिली। तो जो उस फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी हैं, इक्विपमेंट लगी हुई है, परमानेंटली जो फिक्स करके लगा हुआ है, जो भी तैयारी की हुई है, वो सारे का सारा आ जाता है बिजनेस वालों की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस वालों का मतलब जो बिजनेस ओनर्स हैं, फर्म्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्म तो वैसे कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पर हमारा फर्म का सेंस है कि जो एक्चुअली में दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, कुछ फिजिकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ सामान बना रहे हैं, वो वाले लोगों को लेना है हमने, प्रोड्यूसर्स में या फर्म्स में। तो उनकी वो फैक्ट्रियाँ, उनकी वो मशीनरी, उनकी वो इक्विपमेंट, एक वो। सेकेंड ये हुआ ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें आ जाता है जो एक्सपेंडिचर वी हाउस होल्ड पीपल वी इनकर ऑन अवर रेजिडेंसेस। हम सब लोगों के जो घर हैं, फर्स्ट टाइम जब वो घर बनाए गए थे, ठीक है, मान लो जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने घर बनाया, तो जब उन्होंने बनाया था उस समय जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको लेना है। अब आप यहाँ रह रहे हो, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, अगली जनरेशन रहेगी, वो जो कर रहे हैं वो नहीं है। मतलब जो आपका फर्स्ट टाइम जब घर बना था वो एक्सपेंडिचर, आप मान लो सेल करके कहीं और चले जाते हो, तो सेल करने का मतलब ये नहीं कि आपने दोबारा से घर बनाया, यू आर यूजिंग द सेम हाउस, ठीक। तो मतलब एक बार जो बना, फर्स्ट टाइम नए सिरे से जो बना, उस रेजिडेंसीज वाली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या घर हैं, उनके ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, सीमेंट के ऊपर, रेत के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, वट एवर कंस्ट्रक्शन में जो भी खर्चा आता है फर्स्ट टाइम, वो। थर्ड हमने लेना है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन वी कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेट्स। जैसे गवर्नमेंट बनाती है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनाते हैं, या कोई बस स्टैंड बनाते हैं, या कोई रोड्स बनाते हैं, या कोई फ्लाई ओवर बनाते हैं, कोई ब्रिजेस बनाते हैं। जो भी गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन वाला कोई ऐसा एसेट बनाती है, कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जाती है, वो वाला। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड एसेट है। अभी अपना ये फगवाड़ा में जो फ्लाईओवर बना है, जेसीटी मिल के ऊपर से जो निकलता है, अब वो क्या है, दैट उसके ऊपर वट एवर मनी हैज़ बीन स्पेंट बाय गवर्नमेंट, वो क्या है, गवर्नमेंट का ये है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। पब्लिक का मतलब कि वो चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, बट खर्चा उसमें गवर्नमेंट का आता है, ठीक। तो वो खर्च को लेना है। तो इन नटशेल तीनों तरह के खर्चों को मिला के जो फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्च होता है, वेदर बाय फर्म्स और बाय हाउस होल्ड्स और बाय गवर्नमेंट, वो तीनों का जो सम टोटल है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी।
और सिंपल वर्ड्स में सिंपली जो फैक्ट्रियों के ऊपर ना भी हम घरों को भी निकाल दें, गवर्नमेंट को भी निकाल दें, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस भी यही होता है जो बिल्डिंग्स के ऊपर, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, वट एवर मनी इज स्पेंट ऑन दैट कम्स अंडर दिस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, अच्छा, दूसरा दिया हुआ है आप देखो बुक में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, इट्स अदर नेम चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टॉक का मतलब, अब आपको ये पहले किया हमने, स्टॉक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो हो गया ना फिक्स्ड एसेट, फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी, वो तो हो गया फिक्स्ड। अब अकेले फैक्ट्री और बिल्डिंग और मशीन से तो काम नहीं होगा, आगे रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल के ऊपर भी जो फैक्ट्री ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, ही इज स्पेंडिंग मनी। तो अब वो रॉ मटेरियल के ऊपर उसने जो खर्च किया वो पैसे, प्लस उसने अपने रॉ मटेरियल को, कुछ रॉ मटेरियल को उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लिया, मतलब वो सामान बना लिया, वट एवर ही वॉन्ट्स टू सेल, फाइनल उसने कमोडिटी बना ली विद द हेल्प ऑफ हिज मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। दोज थिंग्स आर नोन एज फिनिश्ड गुड्स, जो बेचने के लिए तैयार ही है। थर्ड टाइप होती है, आपको पता है थर्ड टाइप कौन सी, सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के बीच वाली सिचुएशन है, मतलब हाफ बनी हुई है, 50-60% चीज़ तैयार है, थोड़ी सी और प्रोसेसिंग चाहिए, 70% चीज़ बनी हुई है, थोड़ा और प्रोसेसिंग फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर के पास, उसने अपनी पॉकेट से, ही हैज़ स्पेंट मनी ऑन ऑल दीज थिंग्स, ये सब के ऊपर उसके अपने पास से मनी हैज़ बीन स्पेंट, खर्चा किया गया है, चाहे रॉ। एक लेट मी गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अभी क्लियर होगा। आपने मान लो कोई शर्ट बनानी है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपने बाजार से कपड़ा परचेज कर लिया, आपके पैसे खर्च हुए, ठीक, अच्छा, अब वो हो गया आपका रॉ मटेरियल, वो पैसे खर्च हो गए। दूसरा, आपने कुछ और कपड़ा परचेज किया था, उससे आपने शर्ट बना ली, मान लो आपको स्टिचिंग आती, सारा कुछ आता है, आपने कर लिया सारा, रेडी प्रोडक्ट बन गया आपका, वो पैसे भी आपके खर्च हुए। तीसरा और हो सकता है, आपने कुछ और कपड़ा लिया, उसकी आपने फुल फ्लेज्ड शर्ट नहीं बनाई, कटिंग करके रख ली, और आपने कहा कि कोई नहीं, जब कोई ऑर्डर आएगा तो अगर मैंने बेचना है तो मैं तब उसकी स्टिचिंग कर दूंगा, बाकी आपने मेजरमेंट, कटिंग सब कुछ करके रख लिया, पर पूरा नहीं बनाया। ठीक, तो ये तीनों सिचुएशंस होगी। जो सिंपली आपके पास टेक्सटाइल है, कपड़ा है, वो हो गया रॉ मटेरियल। जो आपने पूरी शर्ट बना ली, पूरी रेडी कर ली, सब कुछ बटन लगा लिए, प्रेस करके पैक करके रख लिया, एवरीथिंग, वो हो गया आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट। तीसरा हो गया, आपने कटिंग करके रख लिया, या बटन लगाने रहते हैं, या कुछ और कॉलर बनाना रहता है, कुछ भी आप मान लो अपने हिसाब से, तो वो हो गया आपका सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। बट आपके तो पैसे तीनों चीज़ों पे खर्च हुए हैं, आपके पास से स्पेंड हुआ है मनी। ठीक, तो वो जो मनी स्पेंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक, अच्छा, अब वो सारे सामान का जो भी आपके पास स्टॉक है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड इन द एंड ऑफ द ईयर, दोनों का डिफरेंस, मनी वैल्यू को अब हमने लेना है। फिजिकली तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कितने मीटर कपड़ा है या क्या है क्या नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना वी आर असेसिंग इन, वी का मतलब जो मेथड के अकॉर्डिंग सबको मनी में पहले चेंज कर लेते हैं, इतने रुपए, इतने लैक्स रुपीज मनी में चेंज करके। तो मान लो आपके पास बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके पास सामान पड़ा हुआ है, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, रॉ मटेरियल 10,000 रुपीज़ का, और साल के एंड में आपके पास सामान पड़ा हुआ है, मान लीजिए 15,000 का, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से एग्जांपल, 15,000 का, तो कितना चेंज आया, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 15,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 5,000। भाई आपके पास 5,000 रुपये का आपका जो स्टॉक है वो पड़ा हुआ है, ये चेंज इन स्टॉक है आपकी वो वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है दैट इज टू बी एडेड इन दिस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों को जब ऐड करते हैं देन वी गेट द मेन टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज सी द डिफरेंस, यहाँ पर नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक होती है, प्लीज सी यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू, अब देखो बाकी के अल्फाबेट सेम है, एक का ही फर्क है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड है, प्लस इसमें कर दे चेंज इन स्टॉक्स, देन द टर्म विच वी गेट दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, चलो घबराना नहीं, हो जाएगा आराम से, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया, नथिंग डिफिकल्ट। तो दोनों को ऐड करें तो हमें ये टर्म मिलती है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड वंस अगेन। यस, दिस वाज द थर्ड टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट हमारी लास्ट टर्म है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस।
तो किसका डिफरेंस? एक्सपोर्ट्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स, तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स मतलब द थिंग्स विच आर सोल्ड बाय इंडियंस टू फॉरनर्स, वो एक्सपोर्ट हो गए। और इम्पोर्ट क्या हो गए? द थिंग्स सोल्ड बाय फॉरनर्स टू इंडियंस, बोल सकते हैं ऐसे। फिर से सुनो, व्हाट डिड आई से? मैंने कहा एक्सपोर्ट्स का मतलब द थिंग्स सोल्ड बाय इंडियंस टू फॉरनर्स। इज इट राइट? ठीक बोला? इंडियंस ने जो सामान दूसरे कंट्रीज के लोगों को बेचा, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक्सपोर्ट्स हैं। सिमिलरली दूसरे कंट्री के लोगों ने हम इंडियंस को क्या सामान बेचा, वो हमारे लिए क्या है? दे आर नोन एज इम्पोर्ट्स। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं, ये एक्सपोर्ट्स का इन द बुक वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन इज गिवन। आई whenever I read this line, it seems very interesting to me. क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपेंडिचर बाय फॉरनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको ये डिफिकल्ट लाइन लगती है, आप जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, हार्डली मैटर। मतलब फॉरनर्स ने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो सामान बना था उसको परचेज करने के लिए जो मनी खर्च किया, तो वो पैसे तो हमें मिले ना, इंडियंस को ही मिले। ठीक है, expenditure incurred by foreigners on the purchase of domestic products, मतलब इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इंडिया में बना था डोमेस्टिक टेरिटरी में, इन ऑर्डर टू परचेज दैट प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स, जो अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट बाय फॉरनर्स, दैट मनी वैल्यू इज नोन एज एक्सपोर्ट रिसीट्स, है ना, एक्सपोर्ट से मिलने वाले पैसे। सिमिलरली इम्पोर्ट की डेफिनेशन दे हैव गिवन वेरी नाइसली। इम्पोर्ट का मतलब एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स, इंडिया के रेजिडेंट्स ने एक्सपेंडिचर बाय देम ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, मतलब आप, मैं, हम जो आम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, हमने फॉरेन में बनी हुई चीज़ों पे जो पैसे खर्च किए वो हमारे लिए क्या है? इम्पोर्ट्स है। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है? दोनों को सेपरेटली नहीं लेना, दोनों को सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट देयर डिफरेंस, इन दोनों को डिफरेंस निकाल लें। तो दैट इज कॉल्ड, अगर एक्सपोर्ट्स आर मोर तो फिर ये वैल्यू इट विल कम इन पॉजिटिव। अब लिख के देखो, एक्सपोर्ट्स हैं 100 रुपीज़ के, इम्पोर्ट्स हैं 70 रुपीज़ के, तो 30 प्लस के हुए, कंट्री को फ़ायदा है। ऑन दी अदर साइड अगर इम्पोर्ट्स हैं 100 रुपीज़ के और एक्सपोर्ट्स हैं 70 के, तो फिर क्या मतलब हुआ? नेगेटिव हुआ। हमारा इम्पोर्ट का खर्चा ज़्यादा है तो कंट्री के लिए थोड़ा हार्मफुल है, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक, और ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, 100 का एक्सपोर्ट 100 का इम्पोर्ट, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, बट यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ हमने लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स, बट आगे जब व्हेन वी डू द क्वेश्चन तो वहाँ पर सिचुएशन को देखना है। अगर इम्पोर्ट्स आर मोर, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेट इम्पोर्ट्स, जो ज़्यादा है उसका नाम लिखना है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो लिखेंगे नेट इम्पोर्ट्स। दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन विच वे वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब क्या करना है? अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड दिस प्लस दिस टर्म ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट, इफ़ वी ऐड ऑल दीज फोर, तो हमें टर्म मिल जाती है दैट इज कॉल्ड दिस जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अकॉर्डिंग टू, वी आर टॉकिंग विद रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना प्रोडक्शन मेथड के साथ भी, उसमें तो हम प्रोडक्शन कहते हैं, वो उस एंगल से है। अब हम वी आर एनालाइजिंग द थिंग्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड भी, किन किन चीज़ों पे खर्चा किया जाता है, कौन कौन करते हैं। ठीक, तो इफ़ वी ऐड दीज फोर, जैसे मैंने ये बाद में स्टेप्स में भी आ जाएगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे छोटा सा लिख दिया, बट अदरवाइज दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दोनों पार्ट। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इफ वी ऐड दीज फोर ये ब्रॉड टर्म्स, देन वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये अभी हमारे कंपोनेंट्स हुए। ठीक, नाउ प्लीज कम टू, अब आप देखो आपकी बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है, आफ्टर दिस नेट एक्सपोर्ट्स वन डिफरेंस हैज बीन गिवन, डिस्टिंग्विश बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, अच्छा, उसके ऊपर आप लिख लो सीरियस रीडिंग, मतलब वो आमतौर पे सीधा सीधा नहीं आता है पेपर में, बट हमें वी शुड नो द मीनिंग केयरफुली। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बेटे वीडियोस ऑन कर लो, सिर्फ केतन नहीं किया हुआ है, बाकी और किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया है।
वीडियो ऑन कर लो ताकि मुझे होता है साइड बाय साइड देखती जाऊँ मैं सबको, मुझे पता चल जाए कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे पता नहीं चलता वेदर यू आर स्लीपिंग और अटेंडिंग और नॉट। यस दैट्स बेटर, है ना। नहीं तो कई तो होते हैं चलो जी मीटिंग में एंटर हो गए उसके बाद फिर लमलेट हो जाओ बेड पे सोफे पे वही सो जाओ, है। चलो ऐसे मुझे पता रहता है जागते रहो जागते रहो। चलो तो डिफरेंस क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो अब वो फैक्टर कौन से होते हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजर, ठीक है। लैंड एंड कैपिटल दोनों पैसिव फैक्टर्स हैं, उनके बिहाफ के ऊपर उनका काम कौन करता है, जो उनके ओनर्स होते हैं। फिर लेबर वो भी एक लिविंग फैक्टर है, ऑर्गेनाइजर भी एक लिविंग फैक्टर है, ठीक। तो उस सेंस में हमने लेना है कि भाई जो फैक्टर्स हैं वो उनको उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में क्या काम किया, क्या अर्न किया, माइनस ऐसे ही दूसरे कंट्रीज के रेजिडेंट्स ने यहाँ क्या काम किया, दोनों का डिफरेंस वो फैक्टर वाली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, इनकम जनरेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑन दी अदर साइड जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये सिंपली चीज़ों के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डिफरेंस है। कंट्री ने अमेरिका से ऐसे समझ लो 100 मास्क परचेज किए, चलो कोरोना वाला टाइम है तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। पीपी किट है ये जो डॉक्टर्स पहनते हैं या मास्क है, मान लो 100 मास्क परचेज किए। तो मास्क क्या है, इट इज़ ए विजिबल थिंग, कमोडिटी है, इसको हम देख सकते हैं ना, फिजिकल है, मतलब फिजिकल मतलब किसी मटेरियल से बनी हुई चीज़ है, हम इसको देख सकते हैं, वी कैन काउंट इट, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक। ऑन दी अदर साइड जो दूसरा होता है फैक्टर सर्विसेज होती हैं, वो हमें मतलब उस तरीके से विजिबली दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हम कहें, जैसे जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग का काम चल रहा है तो मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे कोई देखा जाए तो कोई फिजिकली तो कोई चीज़ नहीं दे रही है ना, आपको कोई सामान तो नहीं दे रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, या आप बोल रहे हो मुझे समझ आ रहा है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन फिजिकल थिंग, ऐसे कह सकते हैं, मतलब दिस कैन बी फेल्ट, इसका आपको फायदा होगा, आपकी पढ़ाई होगी, बट फिजिकल फॉर्म में इसको हम कोई टच नहीं कर सकते, भी क्या समझ आई दिमाग खोल के टच नहीं कर सकते, भी कितने ग्राम समझ आया कितने ग्राम नहीं समझ आया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि फैक्टर सर्विसेज का जो भी डिफरेंस है वो, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है जो चीज़ों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, ओनली दैट डिफरेंस। तो दोनों मतलब उनकी बेसिक नेचर इज डिफरेंट दोनों चीज़ों की। फिर जो नेट एक्सपोर्ट्स है इट इज़ ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, दूसरा जो है दैट इज़ ए नेशनल। डोमेस्टिक इस करके है कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हुए सामान को फॉरेनर्स ने लिया, वो उसको हमने प्लस कर लेना है, मतलब कंसिडर करते हैं एज एक्सपोर्ट्स, और माइनस करना है जो इंडियंस ने फॉरेन कंट्री से परचेज किया। तो जो इंडियंस ने फॉरेन कंट्री से परचेज किया दैट मीन्स दैट प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। अगर अमेरिका से मास्क लिए हैं तो वो मास्क अमेरिका की टेरिटरी में बने हैं, ना कि इंडिया की टेरिटरी, तो मतलब वो हमारे इंपोर्ट हैं, इस करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम नेट निकालते हैं तो मतलब वो डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक। तो मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ओनली, भी इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने हुए सामान को ही वी आर पेइंग अटेंशन एंड प्रेफरेंस, बाकी किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर रहे हैं। बाकी जो इम्पोर्ट है मतलब उसको हम सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं उसको, दैट मीन्स वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। ऑन दी अदर साइड जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इट इज़ ए नेशनल कॉन्सेप्ट। नेशनल का मतलब भी दिस टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। जैसे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, ऐसे ही कोई फॉरेन कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो आपस में कहीं भी अगर आ जाके काम करते हैं इन अदर कंट्रीज, तो भी वो एक तरह से नेशनल कॉन्सेप्ट है। ये जो दूसरे वाला है एक्सपोर्ट्स वाला, नेट एक्सपोर्ट्स वाला, ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की ही प्रोडक्शन को कंसिडर करता है, इस करके डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। ऑन दी अदर साइड थर्ड जो लिखा हुआ है नेट एक्सपोर्ट्स वाली साइड पे, इट इंक्लूड्स नॉन फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, नॉन फैक्टर वर्ड मुश्किल लगे तो सिंपली वी कैन राइट इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल गुड्स, फिजिकल PHYSICAL। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही लेना है, जो दिखती हैं मटेरियल की बनी हुई हैं, सिर्फ उन चीज़ों को। ऑन दी अदर साइड राइट साइड पे इट इंक्लूड्स फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो फैक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं सिर्फ उनको लेना है, ठीक है। मतलब एक तरफ सिर्फ चीज़ों को लेना है, एक तरफ सिर्फ सर्विसेज को लेना है, दोनों का एक मतलब कॉन्सेप्ट्स की एक बेसिक नेचर ही अलग है। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में इफ़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, है तो वैसे बहुत कोई बढ़िया एग्जांपल नहीं है, बट जस्ट टू मेक इट सिंपली क्लियर,
सब्जी मंडी जाके हम आलू प्याज खरीद लें और बीमार पड़े हैं तो जाके डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें, दोनों में पैसे खर्च हो रहे हैं, बट दोनों चीज़ों की नेचर इज़ डिफरेंट। हम अनियंस को, टोमेटोज़ को, सब्जी को हम डॉक्टर की सर्विस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों की बेसिक नेचर ही अलग है। एक हमें अपनी सर्विस दे रहा है और वेजिटेबल सेलर हमें सिर्फ एक फिजिकल एक वेजिटेबल या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं कि जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो चीज़ों वाला कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी साइड है वो फैक्टर की सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे वर्ड्स में ये। ठीक है, तो बस इसको अपने ध्यान से यू हैव टू रीड केयरफुली। एज सच इट डज नॉट कम एज ए क्वेश्चन, बट हमें थोड़ा माइंड में हमारे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये है हमारा स्टेप्स। अभी मैं आपके बुक वाला ही फॉलो कर रही हूँ। तो स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है, अब इजी है, सारा कर चुके हैं, बस अब उसको आगे पीछे ही हमने करना है। नाउ व्हाट इज दिस? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर या डूइंग फाइनल एक्सपेंडिचर। तो वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? इनकर मतलब कौन स्पेंड कर रहा है, हु इज स्पेंडिंग। ठीक, तो 4 सेक्टर्स स्पेंड करते हैं, हमने बिगनिंग में सर्कुलर फ्लो वाले में किया। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो तो 4 ही सेक्टर्स मेन होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो जाता है हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर, वन इज फर्म्स या प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड थर्ड लास्ट होता है हमारे लिए फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो दीज 4 सेक्टर्स आर देयर विच इनकर एक्सपेंडिचर। जैसे अभी आप और मैं, हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, तो हम लोग किस सेक्टर में आएंगे? कैन एनीवन टेल? हम लोग के कौन से सेक्टर में? हम सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम कौन से सेक्टर? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर है, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपकी या मेरी कोई फैक्ट्री है, कोई हम वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन वी विल कम इन फर्म्स सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर। उस समय हमारा रोल घर वाला रोल नहीं रहेगा, उस समय हम प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहे हैं, फैक्ट्री में जाके एज ए प्रोड्यूसर हमारा बिहेवियर होगा, हम प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तीसरा हो सकता है हम मान लो कोई मिनिस्टर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी लेवल पे काम कर रहे हैं, उस रोल में आके अपना काम कर रहे हैं, तो हम बन जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर। और लास्ट है, अगर मान लो हम फॉरेनर्स हैं, मान लो हम इंडियंस नहीं है, अमेरिकन है या कोई और है, तो उस समय हमारा जो भी बिहेवियर होगा, जो भी हमारी एटीट्यूड होगा या बिजनेस का पर्पस होगा, वट कोई भी बेनिफिट होगा जो हम उस फॉरेन कंट्री जहाँ के हैं, ऑब्वियसली ये एक नेचुरल फैक्टर है, जहाँ के होते हैं, पैदा होते हैं, तो हम उसी कंट्री का सोचते हैं, तो हम फॉरेन सेक्टर बन जाएंगे। तो ये जो ऑल दीज 4 सेक्टर्स हैं, यही यूनिट्स हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं विच इनकर एक्सपेंडिचर, यही चारों खर्चा करते हैं, राइट। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, कि भाई जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कौन कौन सा हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। तो ये अभी हमने ये जो ऊपर 4 टाइप्स की हैं, इसी टाइप, ये दीज आर द 4 टाइप्स, यही क्लासिफिकेशन है कि भाई जो फाइनल एक्सपेंडिचर है दैट कैन बी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप भी अपने मन में बार बार बोल के देखो कि फाइनल एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड और अंडरस्टूड इन 4 वेज या पार्ट्स। वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब आपने पूरा बोलना है, थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। मतलब दीज आर द 4 क्लासेस, 4 टाइप्स ऑफ किसकी? ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर की। ठीक, अच्छा, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब आप इसको थोड़ा करेक्ट करिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। देखो बेटे, यही लिखा हुआ है। मेरे पास एक्चुअली ओल्ड बुक है ना, तो मुझे समटाइम्स आई फील कि नई बुक्स में कुछ चेंज ना हो, बट आई थिंक यही लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो इसके पहले आप ये वाला वर्ड लिखो, प्लीज राइट दिस हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी। वी विल रीच देयर, आना वहीं पे ही है, बट स्टेप वाइज, जब स्टेप ही कर रहे हैं तो स्टेप वाइज ही चलना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी, ठीक है, एक साथ में। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस मैनेज करके आगे प्लीज राइट डाउन कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी। दिस इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ये चारों का, ऊपर वालों का, सम टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बस याद कर लेना है, उठते बैठते चलते फिरते। हाउ मेनी थिंग्स आर टू बी एडेड टू गेट जीडीपी एट एमपी? बताइए। हाँ जी, सानिया बहुत खुश है, सानिया भटिया बताइए देवी जी, कितनी चीज़ों को ऐड करें तो वी गेट जीडीपी एट एमपी? 4।
वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखना है ये चारों को हमने ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा जीडीपी। अब आ जाएं, अब जो बुक में दिया हुआ है स्टेप, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब ये नंबर 4, यहाँ नंबर 4, जो बुक वाला नंबर 3 है, मतलब एक्चुअली दैट शुड बी नंबर 4। तो अब आ जाएंगे डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वो इनकम मेथड वाला नहीं लिखना है, ठीक। उसमें आपको याद होगा व्हेन दैट मेथड वी वर डूइंग, तो आई टोल्ड यू उसमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब हमने वो वाला एंगल नहीं लेना है बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस डोमेस्टिक इनकम इन दिस वे। पहले हमने ये निकाल लिया जीडीपी एट एमपी। अब देखो क्या माइनस करें, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, ग्रॉस में से माइनस कर देंगे तो बन जाएगा नेट। ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी कोई फर्क नहीं, बट ये दिस इज एट मार्केट प्राइस, सो वी आर रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट दिस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम दिस टर्म। तो हमारी ये बन जाएगी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब इन ऑर्डर टू गेट डोमेस्टिक इनकम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस जीडीपी एट एमपी, विच वी गॉट आफ्टर एडिंग 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, ये आपकी बुक में ये नंबर 3 पे दिया है, बट एक्चुअली इट शुड बी एट नंबर 4, ठीक। उसके बाद जो नंबर 4 दिया हुआ है दैट शुड बी योर नंबर 5। मतलब अगर स्टेप्स में चले